आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। वो ये कि दुनिया की आर्थिक ताकतों की लिस्ट में भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। और ये जो रैंकिंग है ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक देश में एक साल में जितनी भी चीजें और सर्विसेज बनती हैं उनकी टोटल वैल्यू, और वो भी मौजूदा डॉलर के रेट पर। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब क्या है? इस नई रैंकिंग के बाद भारत अब दुनिया के आर्थिक सुपर पावर्स के क्लब में शामिल हो गया है। अब हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? असल में ये कहानी है 2 देशों की, जिनकी आर्थिक दिशाएं बिल्कुल अलग अलग रही। यहाँ जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है भारत, जिसकी इकोनॉमी एक युवा आबादी के दम पर तेजी से भाग रही है, और दूसरी तरफ है जापान, जो कई दशकों से धीमी ग्रोथ और अपनी घटती और बूढ़ी होती आबादी की मुश्किलों से जूझ रहा है। और इसके पीछे वजह भी बिल्कुल साफ हैं। ग्रोथ का फर्क देखिए, भारत की इकोनॉमी 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि जापान की ग्रोथ पिछले 30 साल से 1% के नीचे अटकी हुई है। फिर बात आती है आबादी की। भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है, वहीं जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। और हाँ, एक और बड़ी वजह है करेंसी। जापानी येन की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी गिरी है, जिससे उनकी जीडीपी की वैल्यू भी कम हो गई। अच्छा, अब ये समझते हैं कि भारत के जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन को पावर कहां से मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है भारत के आम लोग। देश का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास जो खर्च करता है, जो चीजें खरीदता है, वही हमारी इकोनॉमी का लगभग 55 से 60% हिस्सा है। मतलब देश अंदर से ही बहुत मजबूत है। और सिर्फ घरेलू खपत ही नहीं, इस ग्रोथ को 3 और चीजों से जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, मतलब नए नए हाईवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। और तीसरा है भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन। यूपीआई और आधार जैसे सिस्टम्स ने तो खेल ही बदल दिया है। तो अब जापान तो पीछे छूट गया, अब अगला निशाना कौन है? जाहिर है जर्मनी। और यहां भी सारा खेल रफ्तार का ही है। भारत की ग्रोथ रेट जर्मनी से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। जर्मनी की इकोनॉमी काफी हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, और इस वजह से वो दुनिया भर में चल रही दिक्कतों से जूझ रही है। और इसी ग्रोथ के फर्क को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अगले 3 सालों के अंदर ही जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, और 2030 तक तो पक्का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये बड़ी बड़ी रैंकिंग और ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तो ठीक हैं, पर असल सवाल ये है कि एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ रैंकिंग ही सब कुछ है? हाँ, ये बात तो सच है कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट यानी कुल जीडीपी के मामले में भारत जापान से आगे निकल चुका है। हेडलाइन तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये देश की अमीरी की पूरी कहानी बताती है? चलिए अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। जब हम जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, मतलब देश की कुल कमाई को उसकी आबादी से डिवाइड करते हैं, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो असल बात यह है कि भले ही भारत की इकोनॉमी का पूरा केक बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन जब उस केक का टुकड़ा हर एक इंसान को मिलता है तो वो अभी भी बहुत छोटा है। एक औसत जापानी की कमाई आज भी एक औसत भारतीय से करीबन 12 गुना ज्यादा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस रैंकिंग का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल है। दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी अहमियत बढ़ेगी, बाहर से आने वाला निवेश और ज्यादा आएगा, और G20, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं में हमारी बात का वजन भी बढ़ेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन ये किसके लिए? आगे का असली चैलेंज सिर्फ इकोनॉमी का साइज बड़ा करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि इस तरक्की का फायदा देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे, उनकी आमदनी बढ़े और उनकी जिंदगी बेहतर हो।